हाय स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर एंड आपका स्वागत है इस सेशन नंबर 3 के अंदर, जो कि हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम। तो यार आज की इस मुलाकात में हम एक टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं और एक टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या होगा? तो हमने पिछली मुलाकात में एपिथेलियल टिश्यू जो है उसे स्टार्ट किया था, तो आज उसे हम रैप अप कर देंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया टिश्यू जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। यस, द टिश्यू जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करता है और साथ ही साथ मेन फंक्शन है उसका लिंकिंग एंड बाइंडिंग। ओके, तो इस टिश्यू को भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वेल, विदाउट एनी फर्दर डिले और एक पॉजिटिविटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आइए प्रोसीड करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फाइन, तो हम एक बार फटाफट से रिव्यू मारते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर हम आज की इस मुलाकात को आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में हमने बात की थी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक सिंगल लेयर का बना होता है, जिसमें सेल्स तो बहुत सारी होंगी मगर वो सेल्स मिलके आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाती हैं। उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेल की शेप क्या है, सो वी आर हैविंग व्हाट, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीरोस्ट्रेटिफाइड और हमने सिलिएटेड भी पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं, एक होगा ट्रांजिशनल और एक होगा स्ट्रेटिफाइड। तो इन दोनों तरह के सेल्स को हम डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को जो है आज रैप अप कर देंगे। तो वेल, हम ये सारे तरह के सेल्स पढ़ चुके हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड एंड सिलिएटेड। नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो है उसको देख लो। कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं है ना, और इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें वहाँ पे हुई हैं, कुछ एग्जांपल्स लर्न करने को दिए हैं, वो एग्जांपल्स आप साथ साथ याद कर सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे आपके कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें हमें दो पढ़ना है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। ये कुछ बातें हैं जो हमने पिछली मुलाकात में पढ़ी थी। आपको नोट्स और डीपीपी दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आज की मुलाकात को हम शुरुआत करते हैं विद आवर कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, यस। सो फर्स्ट थिंग हमें जो पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर, हम उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि भाई कंपाउंड एपिथेलियम होती क्या है। तो पहला पॉइंट, ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये आपके बॉडी की जो स्किन है उसे कवर करेगी जनरली, बिकॉज जो सिंपल एपिथेलियम थी वो आपको पता है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के ऊपर, है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, इन सब जगहों पे पाई जा रही थी। लेकिन ये जनरली आपकी ओपनिंग में पाई जाएगी बॉडी की, या एग्जिट पॉइंट पे पाई जाएगी, या फिर ये आपकी बॉडी की स्किन को कवर कर रही होगी, है ना, या फिर ये हेयर बनानी होगी, नेल्स बनानी होगी। तो हार्ड पार्ट इसका मेन काम होने वाला है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, तो इसका मेन काम कोई सिक्रीशन तो नहीं होगा, डिफ्यूजन तो नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं होगा, स्टोरेज तो नहीं होगा। तो मेन काम होगा क्या? मेन काम होगा इसका कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई ये जो है ना कंपाउंड एपिथेलियम, इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। सर व्हाट डू आई मीन बाय ड्राई सरफेस? ड्राई सरफेस से मेरा मतलब है कि देखो, ऐसे तो फ्रॉग है, उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट है ना, या आप बात करो कुछ फिशेज जो हैं उनकी स्किन काफ़ी मॉइस्ट है, तो जनरली वहाँ पे ये सेल नहीं पाए जाएंगे। ये ड्राई सरफेस, जैसे रेप्टाइल्स की आप अगर स्किन को देखोगे तो उस पर स्केल्स पाए जाते हैं हार्ड, तो वो इसी तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जनरली ये बॉडी की स्किन को कवर करेगी जो हार्ड पार्ट होंगे, जैसे हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर हो गए, वहाँ पे भी आपके यही तरह की सेल्स पाई जाएंगी। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, वो ये है कि भाई इसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये सिंगल लेयर तो नहीं होगी, यहाँ पे मल्टी लेयर ऑफ सेल्स जो है पाई जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। सो 2 या उससे ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि भाई कंपाउंड एपिथेलियम जो है, इसके जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ना ये कैसे होती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये है ना, तो इसमें बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारी सेल है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मान लो कुछ इस तरीके से, ये एक बहुत सारी सेल ने मिलकर एक लेयर फॉर्म करी, फिर इसके ऊपर और लेयर्स होंगी, मल्टीपल सेल्स एक्यूमुलेट हो के प्रोपेगेट करेंगे, डिवाइड करेंगे और फाइनली मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना देंगी। लेकिन हमने पढ़ा था कि यार एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो किसके ऊपर लाई करती है? एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती है। तो क्या सर यहाँ पे हर एक लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी? नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे नीचे पाई जाएगी। तो कहना है इससे कि जो डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स है ना, वो ही सेल्स कांटेक्ट में है किसके साथ? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। सो जो नीचे वाली लेयर है ना सेल्स की, वही हैं जो बेसमेंट लेयर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। सो हेंस वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर दैट द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स, डीपेस्ट
layer of cells of this tissue are in connect with basement layer. ठीक है, आर इन कनेक्ट विद बेसमेंट लेयर. तो जो डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स हैं वही बेसमेंट लेयर के साथ कनेक्ट में होने वाले हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज गोइंग टू बी प्रोटेक्शन. यू गेस इट राइट. सो प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ का मेन फंक्शन होने वाला है. एंड दैट्स हाउ वी कवर द बेसिक जनरल फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड एपिथेलियम. अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं कि ये कंपाउंड एपिथेलियम किस किस तरह की होती है और हमें पढ़ना क्या क्या है. तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके से बाइफरकेट की जा सकती है. एक जो होने वाला है वो होगा आपका ट्रांजिशन एपिथेलियम, और एक जो होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. अब देखो, नाम से अगर इसके मतलब को निकालने की कोशिश की जाए तो ट्रांजिशन मतलब कि कोई एक ऐसी चीज जो कि स्ट्रेच हो सके, है ना. ट्रांजिशन मतलब अपनी शेप को चेंज कर सके. तो जनरली अगर आप सोच के देखो तो यार ऐसी वाली सेल्स बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं? यूट्रस में. बिकॉज जब एक व्हेन अ वुमन बिकम प्रेग्नेंट, सो एट दैट टाइम क्या होता है कि उसका जो वॉर्म है ना वो स्ट्रेच कर रहा होता है ना. तो उस टाइम पे वहाँ पे जो सेल्स होनी चाहिए वो स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, ताकि वो अपने नॉर्मल साइज से 10 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो सके. सेम हैपन इन द यूरिनरी ब्लैडर. सो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, थैंक गॉड वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर. अदरवाइज हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता तो हम शायद वॉशरूम में बैठ के लेक्चर देख रहे होते. अगर बात की जाए ऐसा क्यों? क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है. इस टाइम जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, तो इस टाइम पे भी आपकी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट थैंक्स टू यूरिनरी ब्लैडर जो कि उस यूरिन को स्टोर कर रहा है. तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, वो एक तरह का ब्लैडर है जिसमें यूरिन भरता जाएगा और ग्रेजुअली उसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा. अब साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसकी सेल्स जो है वो स्ट्रेच हो रही है. तो वहां पे भी किस तरह का टिश्यू पाया जाएगा या किस तरह की सेल्स पाई जाएंगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाएगी. तो इसका बस एक ही एग्जांपल हम अभी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एंड दैट एग्जांपल इज दिस इज स्ट्रेचेबल. और यहाँ पे एग्जांपल जो आएगा वो आएगा यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूट्रस इन फीमेल. ओके, चलिए अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटिफाइड पे. स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि यार ऐसी सेल्स जो कि स्ट्रेचेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मल्टी लेयर्ड जरूर है. अब जब ये मल्टी लेयर है तो उसमें बहुत सारी सेल्स आएंगी, और जो काफ़ी सारी तरह की सेल्स आने वाली हैं उनकी शेप क्या होगी, उस बेसिस पे हम इसे फर्दर बाइफरकेट करते हैं. तो हम बात कर सकते हैं स्ट्रेटिफाइड के बारे में, जो कि आपकी अनस्ट्रेचेबल है. और साथ में आप कह सकते हैं इसके जो फर्दर टाइप्स होने वाले हैं वो टाइप्स होगा, पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकंड जो होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. और तीसरा जो होगा वो होगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम. ठीक है, तो ये तीन है. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी आना चाहिए? नहीं, ये तो अपने आप में ही स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, तो इसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हम क्या करेंगे? क्या था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड? पिछली मुलाकात में हमने पढ़ा था कि ऐसा एक टिश्यू जिसमें काफ़ी सारी सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स हैं, मगर उनकी शेप अलग अलग है, कुछ लंबी हैं तो कुछ छोटी हैं, है ना. तो इस वजह से हमें वो अपीयरेंस देती है कि वो मल्टी लेयर है, मगर है वो सिंगल लेयर. तो उसको हमने नाम दिया था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड, मतलब सारी के सारे सेल्स जो हैं वो बिल्कुल पक्का काम कर रहे हैं ना, कोई ऐसा झोल वाला काम नहीं है यहाँ पे. तो सारी की सारी सेल्स जो हैं वो मल्टी लेयर में पाई जाएंगी. तो तीन टाइप्स हो सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार. तो अब हमें इन तीनों सेल्स को डिटेल में पढ़ना है और इनके एग्जाम्पल्स को याद करना है. शुरुआत करते हैं पहले के साथ, जो कि है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसमें हम पहली पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. तो इतना तो हम समझ चुके हैं कि भाई जो सेल्स होने वाली है उनकी शेप क्या होगी, स्क्वैमस शेप होगी, मगर वो एक से ज़्यादा लेयर्स में अरेंज होंगे, एंड दैट्स इट. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला, जो कि है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में.
ये देखो क्या है ना कि इसमें आपको जो लेयर्स मिलने वाली है, मल्टी लेयर्स मिलने वाली हैं, लेकिन जो हर एक सेल होगी उसकी शेप कैसी होगी, स्क्वैमर शेप होगी। फाइन, तो हम एक बात को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इसमें जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स, मोर देन 2 layers of cell with squamous shape, with squamous flat shape। ओके, तो ये तो इस तरह की सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये किस किस तरह की होती है इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि अब जो हमारे पास दो तरह के टाइप्स आएंगे यहाँ पे, एक आएगा आपके पास केराटिनाइज्ड, एक आएगी नॉन केराटिनाइज्ड। फर्क क्या है इसमें, तो यार हमारे पास जो सेल्स है ना, इसमें जो सेल्स आएंगी उनका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होती है ना उनके बीच में आके एक प्रोटीन है जिसे आप कहते हो केराटिन प्रोटीन, वो प्रोटीन आके फिल हो जाएगा। अब उस प्रोटीन के फिल होने की वजह से कुछ सेल्स जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं और इसकी वजह से वो हार्डनेस का काम करना शुरू कर देती हैं। तो अब कोई सेल अगर डेड हो चुके हैं तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो एक काम कर, तो अब किसी काम के तो है नहीं, तो जाके ना प्रोटेक्शन काम कर ले। तो इट्स लाइक हमारे पास लाइन में बहुत सारी सेल्स खड़ी हैं, कोई कह रहा है कि मैं ये वाला काम करूँगा, कोई कह रहा है कि मैं स्टोरेज करूँगा, कोई कह रहा है कि सिक्रीशन करूँगा। तो कुछ सेल जो डेड हैं उनको उठा के हमने क्या कहा, तू एक काम कर, बाहर जा, कचरा है तू जाके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो होगा आपका वो होगा केराटिन वाली सेल्स, एक होगी नॉन केराटिनाइज्ड। सो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप जो होगा वो होगा अगेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बट नॉन केराटिनाइज्ड। ओके, जिसमें वो प्रोटीन नहीं होगा। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दूसरा वाला टाइप। बात करते हैं पहले के बारे में, जो मैंने आपको बताया मैं वही बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनके बीच में आके एक प्रोटीन फिल हो जाएगा, जिस प्रोटीन की वजह से कुछ सेल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगी एंड उनका काम होगा मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो आप कह सकते हैं कि सम सेल्स आर डेड। डेड का मतलब क्या है कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड हैं और नॉन लिविंग भी हैं। ना तो वो लिविंग हैं एंड उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, जो कि ऑब्वियस बात है। ठीक है, filled with a protein and that protein is keratin protein। केराटिन प्रोटीन, उसके बाद जब ये केराटिन प्रोटीन इनमें फिल हो जाएगा तो इसे आप कहते हैं क्या, स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन। फाइन, तो ये जो है ये इस बारे में है कि भाई अगर कौन सेल्स के बीच में ये प्रोटीन फिल हो गया तो यू विल कॉल इट एज अ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, अब ये कहाँ पाई जाएगी सर, तो देखो ये जनरली जो है ना इसका काम है मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये हार्डनेस है, डेड है। तो इस वजह से कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपके माइंड में वो क्लिक हो जाएंगे। जैसे हॉर्न्स, तो आपको पता है कि जो राइनोसॉर है या काऊ है ना, या बुल होता है, उनके पास जो हॉर्न होते हैं उनमें इसी तरह की सेल्स पाई जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हॉर्न। इसके अलावा आप कह सकते हैं फेदर, जो बर्ड्स में फेदर होते हैं, रेप्टाइल्स में जो स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर हो गए, है ना, और बॉडी की कवरिंग हो गई, इन सब में आपकी ये वाली सेल्स ही पाई जाएंगी। तो हॉर्न हो गया, फेदर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं जो स्केल्स हो गए, स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं नेल्स, हेयर एंड साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो स्किन कवरिंग हो गई, इन सब में आपकी यही तरह की सेल्स जो है पाई जाएंगी। बात करते हैं सेकंड के बारे में, जो कि है नॉन केराटिनाइज। इसमें कोई केराटिन प्रोटीन नहीं है, मतलब सेल्स डेड नहीं है, मतलब कि सेल्स जो है वो क्या है, वो लिविंग है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको लिविंग सेल्स मिल जाएंगी, लिविंग सेल्स। एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे ये मिलने वाला है आपको। पहला एग्जाम्पल जो आएगा, तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि ये सेल्स लिविंग है लेकिन ये है मल्टी लेयर, तो काम तो प्रोटेक्शन होगा ही इनका। तो इनको कहाँ रखा जाए बॉडी के अंदर, ये होती है समस्या। तो इनको हम रखते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कि मतलब एवेंजर्स लेवल वाली हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, नहीं।
हल्की फुल्की प्रोटेक्शन, लेकिन वो एरिया बहुत ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी जगह है सोचो, ऐसी कौन सी जगह है सोचो। तो ये है आपकी माउथ, ओरल कैविटी। सो ओरल कैविटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई सरफेस भी नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो आप कह सकते हैं ओरल कैविटी, और साथ में आप कह सकते हैं ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी एंड एग्जिट ऑफ द बॉडी। तो ओपनिंग्स में आपकी ओरल कैविटी आ जाएगी, इसके अलावा लैरिंग्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है, मतलब फूड पाइप, ये सब जगह आ जाएगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं ओपनिंग में और क्या आ जाएगा, तो ओपनिंग में ये हो गया। एग्जिट की बात करें तो एनल कैनाल, एनल कैनाल। इसके अलावा फीमेल्स में वेजाइना, सर्विक्स, ठीक है। इसके अलावा कॉन्जेक्टाइवा। कॉन्जेक्टाइवा क्या होती है, एक पतली सी है ना, ट्रांसपेरेंट सी पॉलिथीन की जैसी पतली सी लेयर होती है आपकी आंख के ऊपर, उसे आप कहते हो कॉन्जेक्टाइवा। और ये जो कॉन्जेक्टाइवा है ना, इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे आप कहते हो कॉन्जेक्टिवाइटिस। तो कॉन्जेक्टाइवा जो है उसमें भी आपकी यही वाली सेल्स पाई जाती हैं, तो कॉन्जेक्टाइवा। फाइन, सो दिस इज द केस। कितने एग्जांपल्स हो गए यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 and 8। These are the examples for non-keratinized stratified squamous epithelium। तो फटाफट से एक बार इस पर नजर मार लीजिए। ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका पहला टाइप जो कि है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार के बारे में। इज इट डन, हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो सेकंड टाइप जो हमारे सामने आने वाला है वो है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होगा, नाम से हमें पता लग रहा है कि इसकी जो सेल्स होंगी वो किस शेप की होने वाली हैं। सेल्स जो होंगी वो होंगी क्यूब लाइक। सो क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी। और सिंपली हमें इसमें कुछ और डिटेल हमें नहीं चाहिए, बस हमें इतना ही जानना है कि ये मल्टी लेयर है और हर एक सेल की शेप क्या है, क्यूब शेप है। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि ये वाली तरह की सेल्स हमारी बॉडी में किस जगह पर पाई जाएंगी। तो पहला तो ये पाया जाता है फ्रॉग की स्किन में, फ्रॉग स्किन। तो फ्रॉग की स्किन में आपको ये वाली सेल्स मिल जाएंगी, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है सर, तो आपको पता है कि अगर ये माउथ है तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन पासेज है फूड एंड विंड पाइप पर, जिसे आप फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स जो है फर्दर डिवाइड होगा, एक तो ट्रैकिया में और दूसरा ईसोफेगस में, फूड पाइप में। तो क्या होता है कि जब हमारे फेरिंग्स से खाना आ रहा है ना, तो वो खाना गलती से आपके विंड पाइप में ना चला जाए, इससे बचाने के लिए विंड पाइप को कवर करती हुई एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, उसे आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो भी इसी तरह की सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीसरा मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स में भी आपकी ये वाली सेल्स पाई जाती हैं फीमेल्स के अंदर। चौथा एग्जाम्पल फीमेल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, फीमेल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, और फीमेल यूरेथ्रा आप कह सकते हैं। यहाँ अगर आपको याद हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ आपको याद है हमने पढ़ा था कि आपका जो डिस्टल पार्ट है ना, या फिर हाँ डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, वो कौन सी सेल से लाइन था, तो वो था आपका बेसिकली सूडोस्ट्रेटिफाइड, नॉन सिलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वहाँ पे आपका आया था मेल यूरेथ्रा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल यूरेथ्रा। तो दोनों यूरेथ्रा के फीमेल और फीमेल में जो सेल्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क देयर, तो इसको याद कर लीजिएगा। तीसरे चौथे की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल और है यहाँ पे, जो कि है डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। सो जो डक्ट हैं, डक्ट्स ऑफ या लार्ज डक्ट जो होती है ना, वहाँ पे भी आपको ये वाले सेल्स मिल जाएंगे। तो लार्ज डक्ट ऑफ पैनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास जो है वहाँ पे आपको ये वाले सेल्स मिल जाएंगे। थायराइड फॉलिकल्स में कौन से सेल थे, याद करो, पढ़ा था हमने इससे पहले। थायराइड फॉलिकल्स में आपको मिलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। वही आपके पैनक्रियास की छोटी डक्ट्स के अंदर भी थे, और जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरी, डीसीटी, आइरिस, कोरोइड, है ना, इन सब में आपके वो वाले सेल्स थे। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा एग्जाम्पल, और दिस इज द फिफ्थ एग्जाम्पल, ठीक है। दैट्स इट। और तीसरा आपका आता है जो कि है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये लास्ट तरह की आपकी स्ट्रेटिफाइड सेल है जिसमें क्या होगा, जो कि हमें अगेन कुछ खास नहीं पढ़ना, हम जानते हैं कि ये कॉलमनार सेल्स हैं, लेकिन ये बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट ज़रूर है। तो एग्जांपल्स पढ़ते हैं कहाँ पाई जाती हैं। सिर्फ दो जगहों पर ही पाई जाएगी, एक तो होगा मेमोरी ग्लैंड्स, लेकिन सर मेमोरी ग्लैंड्स तो आपने यहाँ भी लिखा है ऊपर, तो ये कैसे डिफरेंट हो गया है ना, एक ही जगह पे दो सेल्स कैसे होंगी, हो सकती है। मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली काफ़ी एक बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे अगर आप देखेंगे तो मेमोरी ग्लैंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। तो इन मेमोरी ग्लैंड्स में आपके बड़े बड़े एल्वोलाई होते हैं, मतलब कि एक चैम्बर्स होते हैं जहाँ मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होगा, उनसे निकलने वाली आपकी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके आपकी मेमोरी डक्ट्स बनाएंगी, ये मिलके आपकी मेमोरी डक्ट्स बनाएंगी, और जो मेमोरी डक्ट हैं ये फर्दर ओपन होती है किसके अंदर, एक एम्पुला के अंदर, स्वेलिंग स्ट्रक्चर, और एम्पुला से निकलती है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। हालांकि ये डिटेल हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वापस पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ लैक्टिफेरस डक्ट जो है ना, इस पूरे मेमोरी ग्लैंड में जो लैक्टिफेरस डक्ट है वहाँ पे ये वाली सेल्स पाई जाएंगी, बाकी जो पार्ट है मेमोरी ग्लैंड का वहाँ पे आपकी ये वाली सेल्स पाई जा सकती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन साथ में लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है मेमोरी ग्लैंड्स के अलावा सेकंड जो है वो होगा डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, और वी कैन से मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है मेल में उसके दो पार्ट्स हैं, डिस्टल पार्ट और मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में आपकी ये वाली सेल्स पाई जाएंगी, डिस्टल पार्ट में आपकी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फाइन, तो हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है, एक बार इस पर नज़र मारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। रन्ने भाई एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे मिडिल पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्टल पार्ट। शायद मैंने इससे पहले आपको उस वाले में मिडिल पार्ट लिखवाया हो या डिस्टल पार्ट लिखवाया हो, तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। जो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड है वहाँ आपको मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा मिलने वाला है, और यहाँ पे आपका डिस्टल पार्ट, तो प्लीज़ मेक इट करेक्ट वंस। हाँ, रेस्ट एवरीथिंग इज डन। तो हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है जो कि है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, यहाँ पे ये भी आपका खत्म होता है, एंड कांग्रेट्स, आपका एपिथेलियल टिश्यू यहाँ कंप्लीट होता है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद ना एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम को डिस्क्राइब करता है। तो हम जानते हैं कि हमने सिंपल पढ़ा है, हमने स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ी है। यहीं पे एक और टाइप आ जाता है जो कि है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो उसमें बस हमें इतना जानना है कि यार जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हमें जानना है। तो ये फटाफट से ग्लैंडुलर एपिथेलियम को भी कंप्लीट करते हैं, एंड फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट मैं फटाफट से स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये देखिए क्या है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें आप कह सकते हैं कि ऐसी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जिनका काम हो जाए सिक्रीशन करना। तो अगर एपिथेलियल सेल अपना सिक्रीशन का काम शुरू कर देना, जहां उनका काम सिक्रीशन हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन सकती हैं और ग्लैंड्स फॉर्म कर सकती हैं। अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो वाली ग्लैंड्स हैं जो कि अपना सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू करती हैं। सो दे आर द डक्ट ग्लैंड, मतलब इनके पास डक्ट्स पाई जाएंगी। तो अगर आपकी बॉडी में कोई एक जगह पे ग्लैंड पाई जा रही है और उस ग्लैंड में एक डक्ट है, वो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू निकाल रही है, तो वो आएगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उनके पास डक्ट है, उस डक्ट से वो अपना सिक्रेशन या सलाइवा निकालती हैं। आपकी स्किन में या जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके पास भी क्या होती हैं, डक्ट होती हैं। अभी हमने पढ़ा लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी डक्ट्स, ट्यूब्यूल्स, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, सेबेशियस ग्लैंड हो गया, ये सारे, और सेलोमिनस ग्लैंड भी हो गया। तो ये सब क्या है आपके एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन की बात की जाए तो ऐसे वाले ग्लैंड्स जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली रिलीज करें। डायरेक्टली कहाँ पे, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करें। तो मान लो कोई एक ग्लैंड है, इसके आसपास कोई ब्लड वेसल है, तो ये ग्लैंड का काम क्या है कि ये सिक्रीशन निकाले। वो सिक्रीशन कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर वो ट्रैवल करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, फिर चाहे वो इंटेस्टाइन में जाना हो या फिर ब्रेन के पास या लिवर के पास, ठीक है। तो वो होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपकी डक्टलेस ग्लैंड है, इनके पास डक्ट्स नहीं पाए जाएंगे। ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली कहाँ करेंगे, ब्लड के अंदर। और एग्जांपल्स हैं आपके टेस्टिस, पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ओवरीज, ये एग्जांपल्स इसके हैं। एक टाइप और होता है जिसे आप कहते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं उन्हें आप।
उसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके पैनक्रियास, जिसका थोड़ा सा पार्ट एक्सोक्राइन हो, थोड़ा सा पार्ट एंडोक्राइन हो, तो वो मतलब दोनों की तरह एक्ट करेंगे, तो उसे आप कहते हैं पैनक्रियास। मैं आपको वो भी यहाँ सिखा देता हूँ, साथ में वो भी हम सीख लेते हैं। मैं यहाँ लिख दूँ साइड में, हालांकि हम इस वाले पार्ट पे वापस आएंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक नोट पॉइंट बना के यहाँ पे तीसरे टाइप की ग्लैंड लिख लो, जो कि है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ना, इसको आप मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, पैनक्रियास। पैनक्रियास हो गया है ना, ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गई, तो ये जो है ये आपकी मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अगर आप एक पैनक्रियास का एग्जांपल देखेंगे ना, जैसे मान लो ये एक पैनक्रियास है, ठीक है। तो इस पैनक्रियास का जो छोटा सा पार्ट सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ये इसका एक्चुअली एंडोक्राइन वाला पार्ट है, जिसमें जो सेल्स होती हैं उन्हें आप कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स। और जो बाकी 99% आप पोर्शन देख रहे हैं, वो कैसा है, वो एक्सोक्राइन नेचर का है। वो कैसा है, वो एक्सोक्राइन नेचर का है, और इसकी जो सेल्स है उसे आप कहते हो सेल्स ऑफ एसेनाई। तो इस वाली जो पैनक्रियाज है, इसका कुछ पार्ट तो एंडोक्राइन है, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन है, मतलब डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सो होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो यहाँ पे हमने ग्लैंड्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डक्ट, क्या उनके पास डक्ट अवेलेबल है या डक्ट नहीं है। दूसरे तरीके से हम ग्लैंड्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपकी मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड। इसे डिवाइड करने का बेसिस क्या है, तो यहाँ पे जो डिवीजन का बेसिस है ना, वो है कि भाई ये अपना सिक्रीशन कैसे कर रही है, सिक्रीशन कैसे कर रही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है कि आपके पास कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये सिक्रेटरी नेचर के हैं, मतलब कि ग्लैंडुलर है, ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देंगे, तो वी कॉल देम मीरोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड्स। सी अगेन, मीरोक्राइन या फिर एक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो आएंगे ना, लेट्स राइट सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपका आएगा वो होगा, पहला सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अच्छा, इनसे फील ज़्यादा आपको नहीं आएगा, मगर तीसरे से फील आपको आ जाएगा, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड्स है ना आपकी, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स जो है कहीं ना कहीं सिक्रेशन कर रही होती हैं, तो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देंगे, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मीरोक्राइन या फिर एक्राइन ग्लैंड्स। बात करते हैं सेकंड की, जो कि है एपोक्राइन ग्लैंड। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें पहले एक सेल है जो ग्लैंडुलर नेचर की है, सिक्रेशन निकाला, लेकिन अपने सिक्रेशन को ये पैकेट की फॉर्म में निकाल के और फिर रिलीज कर रहे हैं, पैकेट की फॉर्म में निकाल के और फिर रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो आएंगे, इसको रेज कर दो, ये काम का नहीं है अभी हमें, ठीक है, ये काम का नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगे वो हो जाएगा आपका स्वेट ग्लैंड, लेकिन सर स्वेट ग्लैंड तो आपने पीछे भी लिखा है, तो स्वेट ग्लैंड जो है वो एपोक्राइन है या एक्राइन है, तो एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स अंडर आर्मपिट्स, आर्मपिट्स के अंदर जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स है ना, वो एक्चुअली ये वाली होती है। बाकी बॉडी में कहीं पे भी स्वेट ग्लैंड होगी तो वो ये वाली होने वाली है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स लेकिन अंडर आर्मपिट्स, आर्मपिट्स, तो वो ये वाली होंगी। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल जो आएगा आपका, वो आएगा सेरोमिनस ग्लैंड, सेरोमिनस ग्लैंड्स, ये एग्जांपल यहाँ पे आपका आ जाएगा। और तीसरा मैमरी ग्लैंड्स भी यहाँ पे आ सकते हैं आपके। और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है आपका होलोक्राइन ग्लैंड, जिसमें क्या होगा, ये इतना दानी है, इतना महान है कि इसने अपना पूरा सेल ही डोनेट कर दिया कि भाई कौन इतना पचड़ा डाले कि कुछ रिलीज करवाना, सीधे सेल के अंदर अपना हार्मोन भरो और सेल को ही लात मार के भगा दो, ठीक है। तो इसमें आपका एक ही एग्जाम्पल आएगा, जो इतना बुरा काम कर रहा है उसमें कौन ही रखेगा ना, एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा आपका, एंड दैट इज सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होंगे आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, वो एग्जाम्पल होगा होलोक्राइन ग्लैंड्स का। तो ये ग्लैंड्स और उनके टाइप जो हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, फटाफट से इनको देख लीजिए, और फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टिश्यू के बारे में, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, और कंप्लीट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। कुछ सवाल लगाते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैन बी फाउंड इन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगी आपको,
अब क्यूबॉइडल की बात कर रहा है तो भाई क्यूबॉइडल तो स्ट्रेटिफाइड भी होती है और सिंपल भी होती है, और मेंशन किया नहीं गया सवाल में, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम जज कर लेंगे। ठीक है, डीसीटी पीसीटी, तो आप जानते हैं डीसीटी पीसीटी इन सब में कौन सी सेल्स पाई जाती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फाइन, तो एनीवेज आंसर में हमारा मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट सवाल, इफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम टर्न्स आउट टू हैव अ माइक्रोविलाई इट विल बी कॉल्ड एज, तो अगर किसी क्यूबॉइडल सेल के ऊपर एक माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, तो वहां पे आपकी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होगी या स्यूडो सिलिएटेड होगी, या बोथ ए एंड बी, या फिर सिलिएटेड वन। तो देखो सिलिएटेड हो सकती है मगर कॉलमनार नहीं होगी, बिकॉज बात सवाल किसकी हो रही है, क्यूबॉइडल की बात हो रही है ना, क्यूबॉइडल की बात हो रही है, तो एनीवेज ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्या स्यूडो होगा, नहीं, यहाँ पे हमने कोई नाम स्यूडो नहीं पढ़ा, स्यूडो सिलिएटेड एपिथेलियम अलग था, वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी भी नहीं हो सकता। एनीवेज सो ऑन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज सिलिएटेड एपिथेलियम, उसे आप कह सकते हैं, या फिर ब्रश बॉर्डर उसका ज़्यादा बेटर नाम होगा। कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, आउटर वॉल ऑफ स्टमक, पीसीटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो कॉलमनार एपिथेलियम जो है ये आपकी पाई जाएगी लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या आउटर वॉल ऑफ स्टमक या पीसीटी या ऑल ऑफ दीज। सो कॉलमनार जो है वो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, पीसीटी में तो नहीं होगी, यहाँ तो आपकी कौन सी वाली है, क्यूबॉइडल है। ठीक है, आउटर वॉल ऑफ स्टमक या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो कॉलमनार आपको जनरली मिल जाएंगी लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। फाइन, तो ये कुछ सवाल वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो आई थिंक यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वेयर इज सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड, तो सिलिएटेड एपिथेलियम दोनों जगह मिलेगा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये एक अच्छा सवाल आया है जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड, हमने जो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करी है ना, वो जनरली मल्टी सेल ग्लैंड्स हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, वो वाले ग्लैंड्स हैं। मगर हमारे पूरे सिलेबस में एक लौता ऐसा ग्लैंड दिया हुआ है जो कि यूनिसेलुलर है, एंड दैट्स गॉबलेट। गॉबलेट सेल्स जो हैं वो आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं स्टमक के अंदर या आपकी बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो ये सेल्स जो हैं ये इकलौते आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, ये मैं यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हमने जो यूनिसेलुलर ग्लैंड पढ़ा है वो कौन है, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो हैं ये ग्लैंडुलर हैं और एक सिंगल सेल है। फाइन, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये PYQ है, पहले भी आ चुका है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन, इनमें से कौन सा वाला एक्सोक्राइन नहीं है, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, या नॉन ऑफ दिस। तो ऑयल सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड, ईयर वैक्स सिक्रेटिंग योर सेरोमिनस ग्लैंड्स, मिल्क सिक्रेटिंग लैक्टिक मेमरी ग्लैंड्स, तो ये सभी के सभी क्या हैं आपकी एक्सोक्राइन है, तो इनमें से नॉन ऑफ दीज जो है वो आपका आंसर होगा। वेयर वी विल नॉट फाइंड द कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ नहीं मिलती, ड्राई स्किन सरफेस पे, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द माउथ पे, फेरिंग्स पे, या पेनक्रियास पे। तो कंपाउंड एपिथेलियम हमने देखा था कि यार स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड जो थी वो आपको ओपनिंग्स में मिलती है, एग्जिट में मिलती है ना, तो आपके माउथ सरफेस पे मिल जाएंगी आपको, ड्राई स्किन सरफेस पे मिल जाएंगी आपको, फेरिंग्स में भी हमने पढ़ा था, पेनक्रियास में आपको पता है कौन सी सेल्स होती है, हाँ, पेनक्रियास में आपको मिलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो यहाँ पे ये नहीं मिलने वाली, दैट इज वाई डी इज द आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो हमने ये कुछ सवाल बेसिक से कर लिए, बाकी इस एपिथेलियल के ऊपर और ढेर सारे सवाल आपको DBB में मिल जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच मिलेगी। फाइन, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज ही हल्का सा बस इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, इसका डिटेल डिस्कशन जो है वो हम अगली मुलाकात से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वेल स्टार्टिंग विद दिस जो कि है आपका कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सर ये, तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम बता रहा है कि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आपका ब्लड आ जाएगा, बेस्ट एग्जांपल है ना, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे जनरली क्या होगा कि इसका मेन काम होगा लिंकिंग और बाइंडिंग, कि ये आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में लिंक करवाए। और जैसे कि इसमें ब्लड अगर आ रहा है तो ब्लड का काम तो डिफेंस भी होता है, तो मतलब ये टिश्यू जो है ये डिफेंस में भी रोल प्ले कर रहा होगा। ब्लड का काम तो ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, और बोन्स भी इसी टिश्यू में आएंगी। तो जो बोन्स है ना आपकी, वो भी क्या है, एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू होता है।
तो बोन्स मतलब कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाना, वो काम भी किसका होगा, इस ही टिश्यू का होने वाला है। तो वेल सबसे पहली बात, ये जो टिश्यू है ये आपका मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू है, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर। इसके मेन फंक्शन की अगर बात की जाए तो इसका मेन काम क्या होगा, पहला काम हो सकता है कि भाई जिसका प्राइमरी फंक्शन है वो है लिंकिंग एंड बाइंडिंग, लिंकिंग एंड बाइंडिंग, ये इसका मेन काम होगा। इसके अलावा इसका एक और काम हो सकता है सपोर्ट प्रोवाइड करना बॉडी को, सपोर्ट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ दिस वन। क्या सर इससे कुछ और काम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अदर फंक्शंस, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ब्लड बोन आपकी बॉडी में जो होते हैं वो इसी तरह का टिश्यू होता है, तो इसके और काम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस काम हो सकता है इसका, बिकॉज इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, है ना, बिकॉज ब्लड में क्या होती है, WBC होती है। सेकंड, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैन ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू, मूवमेंट। तीसरा, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, सो ट्रांसपोर्टेशन कैन ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू। ये भी इस टिश्यू का काम जो है वो हो सकता है। अगली अगर बात की जाए तो यार ये जो टिश्यू है ना, ये बना किस चीज़ से मिलके है, व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस टिश्यू। तो अगर आप एक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू को निकालो बॉडी में से, उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब आप टिश्यू को देखेंगे ना, तो वहाँ आपको एक तो मिल जाएगा बेसिकली ये जो कि है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, एक तो आपको मिल जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको इस टिश्यू में मिलेगी देखने को, वो होंगे आपके कुछ तरह के फाइबर्स, ऐसे कुछ आपको वहां पे फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे, और फाइबर्स के अलावा आपको वहां पे कुछ और देखने को मिलेगा जो कि है कुछ तरह के सेल्स, जो कि है कुछ तरह के सेल्स। तो इन तीन चीजों से मिलके आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है। वो तीन चीजें क्या हैं, पहली चीज जो है वो है ग्राउंड सब्सटेंस, सेकंड फाइबर, और तीसरा सेल्स। जैसे हम चटनी बनाते हैं ना घर पे, चटनी, तो चटनी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए कोरिएंडर, साथ में स्पाइसेस, साथ में मिंट, साथ में अल्फा बीटा गामा, जो भी आपको चाहिए। लेकिन क्या पानी के बिना चटनी बन सकती है, नहीं बन सकती, है ना। पानी ही है जो उसको बेसिकली, जो कि बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन उसके बिना चटनी बन नहीं पाएगी। तो इन दैट केस वो उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बिना चटनी नहीं बनेगी। तो इन दैट केस यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू है तो सही, लेकिन उस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फाइबर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होगा तो ये बनेगा ही नहीं। तो ग्राउंड सब्सटेंस इज लाइक वाटर, ग्राउंड सब्सटेंस इज लाइक वाटर इन चटनी। ओके, सो यहाँ पे ये एग्जांपल आपका आ जाएगा। तो अगर हम बात की जाए कॉम्पोजिशन की, तो क्या क्या कॉम्पोजिशन है, हाँ भाई, कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन क्या क्या है। तो अगर बात करें तो इसमें तीन चीजें आती हैं। पहली चीज जो होगी वो क्या होगी, ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरे इसमें आपको मिल जाएंगे फाइबर्स, डिफरेंट तरह के फाइबर्स, और तीसरे कुछ सेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को मिला के आप कहते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये और ये जो है ये क्या होगा, ग्राउंड मैट्रिक्स। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, मैट्रिक्स होता है और सेल्स पाई जाती है। फाइन, तो पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, और इस तरीके से ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। देख लीजिए ध्यान से, है ना। फिर हम बात करते हैं इनके डिटेल के बारे में कि भाई ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, फाइबर्स किस किस तरह के फाइबर्स हो सकते हैं, और सेल्स कौन कौन सी पाई जा सकती हैं। देखें आगे, तो इस लास्ट पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं और फिर हम इस लेक्चर को रैप अप यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहला, तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे इस टिश्यू के अंदर। पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस में
जो है वो बना होता है मेनली किस चीज़ से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। अब ये क्या बला है सर, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड मीन्स, पॉलीसैकेराइड मीन्स शुगर, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, उससे ये बना होता है। तो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। तो इन दो चीज़ों से मिलके आपका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो बना होता है, दैट्स इट एंड दैट्स इट। सेकंड बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। सेकंड बात करते हैं किस किस तरह के फाइबर्स जो हैं वो आपके इस कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं। तो बस 3 तरह के फाइबर्स आपको मिलेंगे, 3 तरह के फाइबर्स आपको मिलेंगे। पहला फाइबर जो होगा वो होगा आपका बेसिकली वाइट कोलेजन फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर। सेकेंड तरह के फाइबर जो यहाँ आपको मिलेगा वो होगा येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर। और तीसरे तरह का जो फाइबर आपको मिलेगा वो होगा आपका रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर। तो ये 3 तरह के फाइबर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर। पहला जो है आपका वाइट कोलेजन फाइबर, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा वाला फाइबर ज़्यादा होंगे, तो कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे पाए जाएंगे। कोलेजन फाइबर से ये बना होगा। कोलेजन है तो भाई हार्डनेस भी होगी, बिकॉज कोलेजन इज समथिंग जो कि आपकी बॉडी में हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो इट इज रिजिड फाइबर, रिजिडिटी, ये एक तरीके से आपकी बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। तीसरा काम जो है आप कह सकते हैं कि ये वाला जो टिश्यू है ना, ये जो फाइबर्स हैं ये पेप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन लो जहां आपने कोलेजन फाइबर डाल दिया, उसमें अगर आप पेप्सिन एंजाइम डाल दोगे ना तो पेप्सिन एंजाइम इसको डाइल्यूट कर देगा और ये कोलेजन जो है ये जिलेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो दिस कोलेजन, ये जो कोलेजन है ऑन डाइल्यूशन गेट कन्वर्ट्स इनटू जिलेटिन। ओके, डन है बॉस। तो ये हो गया। और लास्ट आप कह सकते हैं कैन बी डाइजेस्टेड बाय, कैन बी डाइजेस्टेड बाय, कैन बी डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। तो पेप्सिन से ये डाइजेस्ट हो सकता है। बात करते हैं सेकंड येलो इलास्टिन फाइबर्स के बारे में। तो इसमें कौन से फाइबर ज़्यादा होंगे, इलास्टिन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स। और ये काम क्या होगा, इलास्टिक है तो मतलब कि इनका मेन काम होगा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इसका मेन काम होगा। और ये वाले जो फाइबर्स हैं इनको अगेन आप एक सॉल्यूशन में लेंगे, उसमें अगर आपने ट्रिप्सिन एंजाइम डाल दिया तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो इसको डाइजेस्ट कर सकता है इन फाइबर्स को। तो आप कह सकते हैं कैन बी डाइजेस्टेड बाय, कैन बी डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है वो इनको डाइजेस्ट कर सकता है। बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, तीसरे टाइप के फाइबर्स। ये वाले जो फाइबर्स हैं इनका मेन काम क्या होता है कि ये जो फाइबर्स हैं ये जनरली रेटिकुलर फाइबर्स ज़्यादा पाए जाएंगे इसके अंदर, और इनका मेन काम है फिल्ट्रेशन। मतलब ये आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, है ना, ये एक तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो बेसिकली मोर होंगे यहाँ पे रेटिकुलर फाइबर्स, और इनका क्या करते हैं, ये एक तरीके से नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, फॉर्म्स अ नेटवर्क, दे फॉर्म अ नेटवर्क। तो बॉडी में ये जहां भी पाए जाएंगे वहां एक नेटवर्क फॉर्म कर लेंगे। मेन फंक्शन क्या होगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। तो जो लिम्फ आपकी बॉडी में बन रहा है उसको फिल्टर का काम कौन करने वाले हैं, रेटिकुलर फाइबर्स करने वाले हैं। और कहां कहां पाए जाते हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपको ये जनरली मिल जाएंगे जहां ये प्रोटेक्शन का या एक तरीके से इम्यूनिटी का काम कर रहे होंगे। फाइन, तो पहला हमने ग्राउंड मैट्रिक्स पढ़ लिया। दूसरे फाइबर्स, कौन कौन से फाइबर्स पाए जा सकते हैं हमने वो पढ़ लिया। अगर आप इस डायग्राम को वापस देखें तो इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो कि आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होगा, फाइबर्स जो हैं वो आपके इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं। अब तीसरा, ये जो सेल्स आप देख पा रहे हैं ये सेल किस किस तरह की होगी, तो एक बार उस पर नजर मारते हैं। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स फाइब्रोब्लास्ट हो सकती हैं, मैक्रोफेजेस हो सकती हैं, ये सेल्स मास्ट सेल्स हो सकती हैं, ये सेल्स एडिपोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, पिगमेंटेड सेल्स, या फिर रेटिकुलर सेल्स। ये 7-8 तरह की इनमें से कोई भी सेल पाई जा सकती है। ओके,
तो पहले बात करें किसके बारे में, फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। तो फाइब्रोब्लास्ट एक ऐसी सेल है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी बॉडी के अंदर। फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर सिक्रीटिंग सेल। ये एक ऐसी सेल है जो कि फाइबर्स बनाती है। हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो उन फाइबर्स को बनाता कौन है, ये वाली सेल्स बनाती है फाइब्रोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, ठीक है। सो दे आर द मैट्रिक्स या फिर फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स। इनकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, न्यूक्लियस ओवल न्यूक्लियस है, और इनमें RER ज़्यादा पाया जाएगा बिकॉज ये फाइबर्स बना रहे हैं। और RER का काम क्या होता है, RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन्स बनाता है या फाइबर्स बनाता है। तो इसमें आपकी RER ज़्यादा पाए जाएंगे इन सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। पहली बात तो ये अबंडेंट है RER में। दूसरा, दे आर द मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है, एंड दे आर मैक्सिमम इन नंबर। तो इन बात का आपको खास पे ध्यान रखना है। सेकंड होती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हैं ये ईटर सेल्स हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं। तो दे आर अमीबॉइड शेप, दे आर फैगोसिटिक सेल्स एंड इनके पास किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। और लाइजोजाइम्स ज़्यादा होंगे बिकॉज लाइजोजाइम्स आर द सुसाइडल बैग्स। तो कोई मैक्रोफेज अगर किसी बैक्टीरिया को खा लेगी तो वो बैक्टीरिया उसको मार देगा, तो उसके लिए उस मैक्रोफेज के पास लाइजोजाइम है जिससे कि वो उसे डाइजेस्ट कर सके। फाइन। और डिपेंडिंग अपॉन कि ये मैक्रोफेज कैसी है ना, कहाँ प्रेजेंट है, हमने इसके डिफरेंट नाम भी हैं आपके पास। जैसे कि मान लो अगर को ये लंग्स में प्रेजेंट है, मैक्रोफेज अगर लंग्स में है तो उसे आप कहते हो डस्ट सेल, डस्ट सेल। अगर ये आपके लिवर में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हो कॉपर सेल्स, कॉपर सेल्स, ठीक है। अगर कोई ये ब्रेन में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। अगर कोई ये बोन में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अगर कोई ये थाइमस में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं हेसल सेल्स, हेसल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे इसके डिफरेंट जो है नाम्स आपके पास अवेलेबल हैं। एंड अगर कोई ये शायद स्किन में प्रेजेंट है तो उसे आप कहते हैं लैंगहेरन सेल्स, ठीक है, लैंगहेरन सेल्स। फाइन। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का है उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। तीसरे टाइप की सेल जो पाई जा सकती है वो है आपकी मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है वो अमीबॉइड शेप की है, एस शेप न्यूक्लियस है, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके पास, और ये 3 तरह की चीज़ें सिक्रीट करती है बॉडी में। वो 3 चीज़ें क्या हैं, दैट इज पहला हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेकंड हेपेरिन, हेपेरिन, और तीसरा जो है वो है आपका, है ना, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। तो ये क्या है, ये कुछ केमिकल्स हैं बॉडी में रिलीज होते हैं। हिस्टामिन जो है इट कॉजेस इन्फ्लामेशन, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, ठीक है। इसके सर इन्फ्लामेशन क्यों, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा मुझे बताओ कि फीवर जो है वो अच्छा है या बुरा है? कि भाई मुझे तो फीवर आया, मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ओके, ये अच्छा हो सकता है आपके लिए। लेकिन फीवर जनरली ना बायोलॉजिकली अच्छा है, बिकॉज अगर फीवर किसी को आ रहा है इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है। हैविंग फीवर इज अ इंडिकेशन फ्रॉम द बॉडी साइड दैट योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली, ओके। तो भाई फीवर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर राइज होना, कि बॉडी में टेम्परेचर राइज हो गया। तो टेम्परेचर राइज हुआ क्यों, बैठे बैठाए तो ना हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी में माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए आपकी बॉडी ने टेम्परेचर राइज कर दिया, जिसे आपने क्या कहा, फीवर। और फीवर की दवाई क्या होती है, एंटीबायोटिक्स, या फिर आप कह सकते हैं एंटीपायरेमेटिक ड्रग्स, जो कि आपके टेम्परेचर को वापस से लो डाउन कर देंगे, ठीक है। तो जो आपको डॉक्टर है आपको जो हरी पीली लाल गोलियां दे रहा है ना, उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो आपकी सफरिंग को कम कर दे। आप वो पेन किलर्स हैं, वो आपके पेन को कम कर देंगी, मगर फीवर को ट्रीट करने की जो दवाई है ना वो तो आपकी बॉडी खुद ही बनाएगी एंटीबॉडीज। तो वेल ये कॉन्सेप्ट है फीवर का कि हैविंग फीवर इज अ गुड थिंग। सेम हेयर ऑल्सो, कि आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो क्या वो होना सही बात है या गलत है? तो यार एक्चुअली इन्फ्लामेशन जो होता है ना, ये होता क्या है, इन्फ्लामेशन मतलब कि आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, और आप कह सकते हैं स्वेलिंग, रेडिशनेस, पेन हो रहा है वहाँ पे, इचीनेस है और टेम्परेचर राइज हो गया है। तो किसी पार्ट पे अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो उसको मारने के लिए वहाँ पे पेन, ताकि आपकी अटेंशन जा सके, हीट ताकि वो मर सके, तीसरा ब्लड की सप्लाई वहाँ बढ़ा देंगे, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, तो ब्लड की सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो
बेसिकली इन्फ्लामेशन का मतलब है किसी जगह पे जहाँ पे स्वेलिंग हो रही हो बिकॉज ऑफ द ब्लड डायलेशन, है ना, पेन हो रहा हो, इचीनेस हो रही हो, या आप कह सकते हैं वहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया हो और रेडिशनेस, टेम्परेचर राइज हो गया हो और रेडिशनेस, इस चीज़ को आप कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो बॉडी में जहाँ भी, जैसे पिंपल्स देख लो आप, या फिर मॉस्किटो बाइट बेस्ट एग्जाम्पल। तो मॉस्किटो बाइट जो है वो क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन है। किसने कॉज करी? हिस्टामिन ने कॉज करी। क्या कर दिया? वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, ताकि WBC जो है वहाँ पहुँच सकें और WBC फिर उस पर्टिकुलर एरिया को किल कर सके। ठीक है, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज क्लास 12 के अंदर, बट एज ऑफ नाउ अभी इतना याद रखिए। सेकंड, हेपेरिन की बात करते हैं। हेपेरिन जो है वो आपका नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर अभी ब्लड है क्या? ओके, इफ यू हैव द ब्लड देन इट्स फाइन। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड है या सॉलिड है? तो सर ऑब्वियसली इट्स अ लिक्विड। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड है, लेकिन जब कुछ कट लगता है तो वो ब्लड जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन के क्लॉट फॉर्म कर लेता है। तो अभी आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो सॉलिड क्यों नहीं है, लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस आपकी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि उस ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर वो इनएक्टिव है। तो क्या होता है जनरली कि हेपेरिन आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर होता है, जो कि एक तरह का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। लेकिन जैसे कोई कट लगता है तो ब्लड बाहर आता है कांटेक्ट में, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और उस तरीके से क्लॉटिंग हो जाती है। तो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन है? हेपेरिन। और तीसरा जो है साइटोनिन, जो कि आपका एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये वैसो डायलेटर है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा, और ये वैसो कॉन्ट्रिक्टर है जो कि उस फूली हुई ब्लड वेसल को वापस से नॉर्मलाइज करेगा कुछ टाइम बाद। तो ये हो गया आपके मास्ट सेल और उनके सिक्रीशंस के बारे में। चौथा, सेल्स एडिपोसाइट्स भी हो सकती हैं, मतलब कि जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में कुछ जगह है, जैसे आप पढ़ोगे एडिपोज टिश्यू, जो कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? एडिपोसाइट्स। साथ में ग्राउंड मैट्रिक्स भी होगा और फाइबर्स भी पाए जाएंगे। फिर हो सकते हैं आपकी लिम्फोसाइट्स, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म करेंगी। प्लाज्मा सेल्स हो सकते हैं, पिगमेंटेड सेल्स जो कि कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आइज हो गया, स्किन हो गया। और लास्ट रेटिकुलर सेल्स जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन में पाई जाएंगी। तो बस ये कुछ टाइप की सेल्स हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे। तो हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने आपके कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोजिशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली कि भाई कॉम्पोजिशन में आपका ग्राउंड मैट्रिक्स हो सकता है, सेल्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की, या फिर फाइबर्स हो सकते हैं। अब अगली मुलाकात में हम बात करेंगे कि यार कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस किस तरह का होता है, वेदर इट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो दैट्स फॉर द क्लास, होपफुली यू लाइक दिस सेशन। और इसके ऊपर हमने आज कुछ बेसिक सवाल भी करे, हमने कंपाउंड एपिथेलियम को भी जाना, समझा और पहचाना। फाइन, सो दिस वाज द सेशन, होपफुली यू एंजॉय दिस वन। डिस्क्रिप्शन में आपको DPP मिल जाएगी, उस DPP को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उन लिंक्स को भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स फॉर द क्लास, विल सी यू इन द अपकमिंग सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज, कीप डूइंग स्टडीज, बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।